रियल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। उत्तर बिहार की दिन भर की खबरों को शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भू अभिलेख परिमाप निदेशालय और नवनियुक्त सर्वेक्षण कर्मियों को नियोजन पत्र वितरण समारोह का किया गया आयोजन। 356 चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत। घटना के बाद सोशल मीडिया पर होने लगा सवाल कि आखिर गुनाहगार कौन है। बेतिया में जल निकासी की समस्या को दूर करने खुद बारिश में भीगती हुई सड़क पर पहुंची महापौर। बरसात के मौसम में सुचारू जल निकासी बनाए रखने के लिए चलंत दल और सफाई निरीक्षकों ने संभाला मोर्चा। राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता यमुना सिकारिया ने बोला हमला। कहा राहुल गांधी और कांग्रेसियों का आदत है देश को जाति और धर्म में बांटना। नरकटियागंज नगर परिषद के दावे हुए फेल। हल्की बारिश में जल जमाव, दर्जनों लोगों के घरों में घुसा बरसात और नाले की पानी। अब खबरें विस्तार से। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार सरकार द्वारा नवनियुक्त सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वर्चुअल माध्यम से किया और इसका बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। वहीं मोतिहारी पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री सह प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, विधायक शालिनी मिश्रा और ढाका विधायक पवन जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से 356 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। बता दें कि पूरे बिहार में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर चयनित कुल 9,888 अभ्यर्थियों का आज नियोजन पत्र वितरण किया गया, जिसमें मोतिहारी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में कुल 356 अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र का वितरण किया गया, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी के 21, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 42, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 248 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर 45 अभ्यर्थी शामिल थे। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री सह प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामना और बधाई दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आम जनता से वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोज़गार देंगे, उसी के तहत इस ज़िले में भी आज 327 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। कुछ हम लोगों ने वितरण किया और साथ में हमारे विधायक पवन जायसवाल जी भी हैं, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी भी हैं और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये नवनियुक्त जो सभी पदाधिकारी कर्मीगण राजस्व विभाग की तरफ से काम करेंगे और ज़मीन का जब सर्वे पूरे बिहार में पूरा हो जाएगा और मोतिहारी के 27 अंचलों में भी होगा, तो आगे चल कर के जो ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं, क्या उसको लेकर के लिटिगेशन होते हैं या उसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें कमी निश्चित रूप से कमी आएगी। और बहुत दिनों से सरकार लगी हुई है, लेकिन अंतोगत्वा ये काम ज़रूर पूरा होगा और बिहार के लोगों को हम समझते हैं कि ज़मीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज़ हैं वो सब सही हो जाएंगे। क्यों बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो रोज़गार है ना आजकल के युवाओं में, मतलब काफ़ी लोगों को बिहार काफ़ी पीछे है, जिसकी वजह से नीतीश जी रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को आगे ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं और आर्थिक स्थिति से उनको हेल्प कर रहे हैं। ये काफ़ी हर एक युवा के लिए अच्छी बात है। और आज के डेट में पूरे बिहार में 9,888 की जो नियुक्ति हुई है विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे और लिपिक, कानूनगो एंड सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पे जो भी नियुक्ति हुआ है, हम चाहेंगे कि हम लोग सभी अच्छे तहे दिल से काम करें और जो भी हमारे विवाद होते हैं ज़मीन को लेकर भाई भाई में, पड़ोसियों में, उसे हम अपने मेहनत से ख़त्म करें और जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स है सही से चेक करके हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम शमीमा खातून है और मेरा यहाँ पे हुआ है नियुक्ति विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पे पूर्वी चंपारण और मैं हूँ सिवान से।
मानते हम हैं? लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को इतना अच्छा बहाल किए और हम लोग को सबको रोज़गार मिला। हम लोग की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है और हम लोग का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। इतने दिन से हम लोग इसका वेट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा, लेकिन लास्टली हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में बारिश का मौसम शुरू होते ही आए दिन किसी न किसी शहर में कोई पुल गिर ही जा रहा है। ताज़ा मामला बिहार के सिवान जिले से सामने आया है, जहां गंडक की नदी पर बना पुल अचानक गिर गया, जिससे पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। इसी बीच मोतिहारी पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने जांच का निर्देश देने का बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी शहर के समाजसेवी, उद्योगपति व मोतिहारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया ने शिक्षा मंत्री व प्रभारी मंत्री के जांचों वाली जवाब पर पलटवार किया है। देखिए पहले पुल गिरने वाले सवाल पर शिक्षा मंत्री का बयान और फिर पलटवार। तो आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि अगर कहीं भी पुराने पुल गिरे हों या नए नवनिर्मित अगर निर्माणाधीन हो तो हर एक पुल की या इस तरह की कोई भी वारदात होते हैं तो उसकी जांच होती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होती है। पुल लगातार क्यों गिर रहे हैं सर, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? कुछ पुल पुराने हैं और कुछ पुल में जहां कमियां पाई जाएंगी, अगर किसी तरह की कमी हो गई तो निश्चित रूप से जो इसके लिए दोषी है उसकी एक प्रक्रिया है। अगर पदाधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, अगर एजेंसी में कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्ट होते हैं, तो सभी की प्रक्रिया बनी हुई है। हमने आपको एक ही बात कहा कि विभाग के द्वारा आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि इसकी जांच जहां भी इस तरह के वारदात हुई हैं उसकी जांच हो रही है या जांच होगी और उसके दौरान जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो सरकारी सेवक हो या कोई कंपनी हो। बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में नकल की ज़्यादा ज़रूरत है, अकल की ज़रूरत कम है। अरे भाई, बदलते समय के साथ पर्यावरण बदल रहा है। एक घिसी पिटी बात हम लोगों के दिमाग में है कि कहीं कोई घटना घट गई, पुल गिर गया या कोई नल जल घोटाला हो गया, जांच होगी, कार्रवाई होगी। जनता इससे संतुष्ट नहीं है। जनता के बीच आपको बताना होगा कि साहब आखिर यह कारण क्या है। दूसरी बात क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो अब एडॉप्ट इंडिया भी बहुत तेजी से करता रहा है, बाहर से बनी हुई रेडीमेड बिल्डिंगों में भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे ब्रिज जो है आयरन से बनते थे। उसके पीछे कारण था कि जब धरती कंपन लेगी तो आयरन का ढांचा गिरेगा नहीं, वह कहीं थोड़ा सा रिमोल्ड हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि सीमेंट जो हम बनाते हैं, कंक्रीट, उसकी गुणवत्ता पर लोग सवाल उठाते हैं। अरे भाई, वो बात नहीं है। उसकी सेटिंग, उसका इन्वायरमेंट, पूरा पर्यावरण चेंज हो गया। आप क्यों कहते हैं कि साहब पर्यावरण की वजह से खेती को अब नए पर्यावरण से हम बनाएंगे? क्यों नहीं पिछले पर्यावरण से आप खेती में काम कर रहे हैं? तो जमीन में ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी स्ट्रक्चर सही हो, जमीन में कहीं दलदलाहट आ गई हो, उससे कहीं पहिया धंसा हो या थरथराहट आई हो, तो कहीं कुछ हो सकता है। तो बस सीधे जांच होगी, कार्रवाई होगी। अरे क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी? सबसे पहले ये देखिए कि लगातार जो ये घटना घट रही है, इसके पीछे क्या है। ये नल जल योजना थोड़े है कि साहब जो है सो कि जो मन में आया सो जांच रिपोर्ट बन गई और जवाब दे दिया गया। क्या एक भी जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई? तो उससे बहस नहीं है। ये पुल के मामले अलग हैं, बिल्डिंग गिरने के मामले अलग हैं। ये माल जाल, आम जनता, ये राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति, क्षति, पैसे की क्षति से ज्यादा इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट है कि आम जनता का विश्वास। आम जनता उस पर सफर कर रही है, उसको विश्वास नहीं रहेगा कि साहब मैं जाऊंगा और ये पुल धंस जाए। तो हमें पुल बनाने के पहले जगह का चयन करना होगा,
हमें अपने मेथड को चेंज करना होगा। बार बार आ रहा है कि साहब धरती की प्लेट इधर से, हिमालय की प्लेट उधर से, ये उससे टकराएगी, वो उससे टकराएगी, इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसका मिट्टी का नमूना ले लो जी, उसके कंक्रीट का नमूना ले लो, इस पर जांच करो, कार्रवाई करो, लैब से रिपोर्ट आई, यह साहब ठीक है, क्या कार्रवाई हुई? और किसी को सही अगर वो है भी तो आप कार्रवाई करके क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास विजन है कहने का कि क्यों पुल गिर गया? यहां राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय कोष के मतलब नुकसान होने का प्रश्न नहीं है। यहां पुल से गुजरने वाले जितने भी, ऐसा तो नहीं है कि भारतवर्ष में एक ही पुल है, लाखों करोड़ों पुल है, उनसे गुजरने वाले लोगों के बीच एक आम जनता जो है उसके विश्वास का प्रश्न है कि हम इससे गुजरेंगे तो क्या घटना घट सकती है। और यह प्रश्न इतना ही इंपॉर्टेंट है जिसकी व्यापक तरीके से केंद्र सरकार पूरे राज्यों में इस पर जो है सो काफी बिंदुनात्मक जो है जांच करावे कि बदलते पर्यावरण और जलवायु के तहत यह घटना कैसे रोकी जाए। नरकटियागंज नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से नगर पालिका की पोल खोल गई है। हालांकि शहर के कई जगहों पर बारिश के साथ ही पानी का निकासी हो गया, लेकिन कुछ वार्डों से लेकर शिवगंज मोहल्ले में सड़क पर 1.5 से 2 फीट पानी भर गया। इस वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अचानक रात को घर में पानी घुसने के कारण लोगों को पहले लगा कि 2017 में जिस तरह से बाढ़ आया था वह फिर दोबारा न आ जाए, लेकिन अब लोगों ने देखा कि वार्ड के अन्य मोहल्लों में कहीं पानी नहीं है तो उसका भय खत्म हुआ। लोगों के घरों में नाला का गंदा पानी घुसने के कारण रात में ही लोगों को अपना सामान को सुरक्षित जगह पर रखना पड़ा। लोगों ने बताया है कि इस वार्ड में कई सालों से जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण मोहल्लों के सैकड़ों लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस जल जमाव से नगर परिषद के सभी दावे फेल हो गए हैं। तो बहुत पहले से चुनाव से पहले से जो है समस्या, और उसी समस्या के बिना पर जो हम लोग ने चुनाव में वोट दिया। ये जो है अभी वर्तमान जो सभापति हैं उनका स्लोगन था कि 2 साल बनाम 20 साल, और उसी के माध्यम से जो है उसी के आधार पर हम लोगों ने वोट दिया कि मेरे वार्ड नंबर 7 की समस्या दूर हो, लेकिन उस समस्या आज भी लगी हुई है। ये बरसात की जो है पहली बारिश है, और पहली बारिश में जो वार्ड नंबर 7 जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पानी से लबालब हुआ है। कई लोगों के घरों में भी पानी जो है चली गई है। सब यही है कि थोड़ा सा पानी होता तो ये बताइए कि घर में घुस जाता, खाना बनावे की दिक्कत होता, छोटा छोटा बच्चा वाला समझ सब बीमारी के सब लत लग जाई। ओकरा बाद भी पानी के ले आवे के ले जाए के घर में खाना बनावे के सबके दिक्कत होता है। ओकरा बाद हमें जो वोट देनी सो हम सभापति के कि कम से कम 2 साल बनाम 20 साल बनाम 2 साल आई 2 साल का हमारा भी आता कि 20 साल में भी पूरा ना हो पाए। समस्या यही है कि जब भी पानी होता है, अगर एक बार भी पानी हो जाता है तो पूरा पानी मतलब कि रोड पे आ जाता है बाहर, यहाँ तक कि घर में भी चला जाता है, यहाँ तक कि सबके घर में पूरा अंदर तक पानी रहता है, पानी में ही रह के सब काम करना पड़ता है, यहाँ तक बीमारी का भी। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मोतिहारी में बीजेपी के कार्यकर्ता व समाजसेवी यमुना सिकारिया ने राहुल गांधी का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी बोलने के पहले सोच के बोलना चाहिए। भारत में राजनीति का, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान का उदाहरण हमारे राहुल गांधी जी हैं। ये लोग को सीखनी चाहिए। कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को लोकसभा में आने के पहले थोड़ा ज्ञान देना चाहिए पुराने कांग्रेसी नेताओं को कि कांग्रेस के साथ साथ देश के हिंदुत्व को भी कुछ भी बोल देते हैं। बताइए, भगवान शिव की फ़ोटो लेकर पहुँच गए, वो क्या जानते हिंदुत्व के बारे में? उन्हें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। आज हमारे देश में आप भी जानते हैं इतने त्यौहार होते हैं, सारे त्यौहार देखिए कितने बढ़िया ढंग से होते हैं।
राजनीति में इससे बड़ा नुकसान इतने बड़े पद पर आके राहुल गांधी जी के द्वारा विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। हिंदुत्व क्या है? आज योग किसने दिया? हिंदुत्व ने दिया। सिंधु नदी के आगे जिस किसी ने इस भारत भूमि को अपना माना वो हिंदू हुए। सनातन विश्व का सत्य है। सनातन ने नारी को शक्ति रूप में पूजा है। हिंसा तो कहीं है ही नहीं। हमारे धर्म में, हिंदुत्व में हिंसा है ही नहीं। हम सब हिंदू हैं। मैं पूरे विश्व को चाहूँगा कि हिंदुत्व को स्वीकारे। हिंदुत्व को जब आप इंटरनेट पर चेक करिएगा, वहाँ हिंसा शब्द तो कहीं है ही नहीं। तू सुखी न सर्वे भवन्तु निरामया, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। ये कहाँ से आया? हिंदुत्व से आया। ये समझने वाली बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस की शुरू से एक साजिश रही है कि भारत को जाति और धर्म में बांट दे। आज देश वो बंटवारा हुआ है, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। मोदी जी आज लगातार विकास पर विकास किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेसी लोग क्यों विकास की बात को छोड़ के ऐसे जाति और धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। राहुल गांधी को कहूँगा कि विकास के बारे में सोचे समझे और भारत में क्या नया विकास हो उसके बारे में चर्चा करें। हम सारे भाजपा के नेता इसके लिए तैयार हैं विकास पर चर्चा करने के लिए, लेकिन धर्म और जाति में इस देश को तोड़ना मोड़ना और लोग को भ्रमित करना छोड़ें। आज इस चुनाव में क्या हुआ? हमारे चुनाव में जो चुनाव बीता है उसमें धर्म और जाति के नाम पर इन कांग्रेसियों ने इसे मोड़ते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी को यही कहूँगा, भविष्य में कभी भी किसी भी ईश्वर के भगवान की फ़ोटो को लेकर संसद में ना जाए। अरे भगवान पूजा करने के लिए होते, उनसे हमें समझना चाहिए, उनके अच्छे आचरण को हमें अपनाना चाहिए ताकि लोग भ्रमित नहीं हो और भारत की अखंडता सदैव ऐसे ही बरकरार रहे। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने जल निकासी की समस्या होने की खबर सुनते ही बारिश में भीगती हुई खुद भी सड़क पर मोर्चा संभाल ली। इतना ही नहीं, सफाई निरीक्षक और चलंत सफाई कार्यबल के साथ कार्य कराते हुए दिखी। इस दौरान कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र को जल जमाव से बचाना नगर निगम प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। वहीं इस दौरान सफाई निरीक्षक और चलंत सफाई कार्यबल को दिन रात सजग रहने का आदेश भी दिया है। उन्होंने नाले नालियों में कूड़ा कचरा डालने वालों पर कड़ी निगाह रखने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद शहर में इस सराहनीय कार्य की चर्चा अब जोरों पर होने लगी है। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ ने लोगों को संशय में डाल दिया है। घटनाएं पहले भी होती रही है और लगातार बढ़ रही है और तय मानिए कि ये आगे भी होती रहेगी। यूपी के हाथरस से जो तस्वीरें आई है वो दिल को झकझोर देने वाली है। 121 लोगों की जान जिस तरह से गई है वो हमारे समाज की एक बर्बर तस्वीर उजागर करती है। एक सभ्य समाज में जहां पढ़े लिखे लोग रहते हो वहां ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए और एक डॉक्टर तक की व्यवस्था न हो। करीब 2 से 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अफसर नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेलकर उसके चरणों की धूल लेने की प्रयास करें। आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनहगार कौन है? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी भी है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है। कौन है हाथरस का गुनहगार? सोशल मीडिया पर इस घटना का जिम्मेदार अब अलग अलग लोगों को बनाया जा रहा है। किसी के लिए बाबा जिम्मेदार है तो कोई इसे लचर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के भक्तों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं मोतिहारी में डिलीट मानक उपाधि से सम्मानित और चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण व मोतिहारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, सुनिए। आस्था और व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का अर्थ है व्यवस्थापक, उसकी भी कोई गलती नहीं होती। कोई व्यवस्थापक नहीं चाहता कि उसके कार्यक्रम में कोई कठिनाई हो। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें आस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आस्था की इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसी का कांड का जो है हाथरस है।
महाराज जी के प्रति जो वहाँ प्रवचन करता थे, लोगों में इतनी आस्था व्याप्त हो गई कि उनके चरण छूने के लिए लोग आगे बढ़े। पानी की व्यवस्था से जमीन में या बारिश से हो, जमीन के अंदर थोड़ी सी फिसली हो गई थी, और जब लोगों की भीड़ टूटी एक दूसरे पर, उसी में यह हादसा हो गया। तो इसके सुधार के एक ही कार्यक्रम है। यूपी सरकार ने अब की एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कोई भी धार्मिक जुलूस होगा उसमें डीजे नहीं बजेगा। कोई भी धार्मिक जुलूस होगा उसके अंदर अस्त्रों का प्रदर्शन, शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं होगा। उसी प्रकार हर धार्मिक आयोजन के पहले हमें यह देखना है कि साहब बढ़ती आबादी, बढ़ते रसूख के बीच बाबाओं का जो साम्राज्य है उसमें आम जनता को कैसे हम सुरक्षित कर सकें, इनके नियम हम अगर बना देंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों कि बाबा एक हैं और अनेक भी हो गए, पर जनसंख्या जो है उससे भी अनेक हो गई। आज बाबा, आज आम जनता नहीं, बड़े बड़े जो है सो पदाधिकारी, बड़े बड़े मंत्री सब अपने भविष्य पर जो है सो तिलक लगवाने के लिए बाबा के दरबार में है। तो आप हमको ये बताइए, वो काशी हो या काबा, बाबा का तो जो ढाबा है उसमें भीड़ होगी ही। तो सृजनात्मक तरीके से सिर्फ एक लाइन कह देना आम जनता की भी ये बहुत बड़ी भूल है कि प्रशासन क्या कर रहा था। मीडिया से मेरा आग्रह है कि मीडिया भी इसका विवेचन करे कि प्रशासन बेचारा क्या करता। एक नियम, एक कानून इसके लिए बनना चाहिए। आने वाले समय में, मैंने यह समय यज्ञ किया था, लाखों की भीड़ थी, तो पूरे प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था हुई। जगत गुरु शंकराचार्य आए, लोग मिलने के लिए बेआतुर, 108 संत थे। अब मैं जो है सो त्रिलोक विजय महायज्ञ करने जा रहा हूँ, उसमें सारे जगत गुरु शंकराचार्य होंगे, तो उसकी व्यवस्था उसी तरह होगी। व्यवस्थापक बेचारा तो आम जनता की आस्था के बीच अपने शिष्टमंडल के साथ उपस्थिति देता है, तो ना प्रशासन का दोष है ना व्यवस्थापक का दोष है। जिम्मेवार किसका? जिम्मेवार तो ऊपर वाला है और नीचे वाला है। जबरदस्ती थोप देना कि कौन जिम्मेवार है, ये अच्छी बात नहीं है। हम भी तो आदमी हैं, हमें भी देख के सड़क पर चलना है, परंतु आस्था और व्यवस्था, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है आस्था का, जिसमें कि जो है सो हमें एक नियम और कानून, धार्मिक जुलूसों, ऐसे ऐसे बड़े जो है सो कार्यक्रमों के लिए, आयोजनों के लिए एक केंद्र सरकार सख्ती से नियम बनावे, जिसका राज्य सरकार का पालन करना सुनिश्चित हो, क्योंकि हर राज्य में यह कानून हो, तब जा करके इस बढ़ते जो है सो बढ़ती आबादी के बीच, और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि हमारा भविष्य बाबा बना देंगे। सोच तो यही है, और सोच में ही जीवन का खोज है। इसलिए पर्यंत हमें हर बिंदु पर एक ही प्रश्न नहीं करना चाहिए कि इसका जिम्मेवार कौन है। रियल न्यूज बिहार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।